दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 26 है और अभी अपना मिट्टी वाला सॉइल्स वाला टॉपिक चल रहा है। अपन ने जलोढ़ मिट्टी कल ये पूरी जलोढ़ मिट्टी वाली पूरा ये जलोढ़ मिट्टी समझ लिया था। अब अपन आगे समझते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। जलोढ़ मिट्टी का टॉपिक तो ख़त्म हो गया था, लेकिन आपको कुछ इस जैसे मिट्टी वगैरह जो होती है, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी में ऐसे कौन से तत्व होने चाहिए, ऐसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से पौधे जो है अच्छे से वृद्धि कर सकें। तो कुछ पोषक तत्व होते हैं, कुछ पोषक तत्व वो कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है साहब। ठीक है, तो कुल मिलाकर 18 पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है पौधों की वृद्धि के लिए। कितने? 18। तो लिख लेते हैं अपन लोग साहब। ठीक है, एक पॉइंट लिखो आप कि पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने? 18। 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने पोषक तत्व चाहिए होते हैं? 18। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आया है एक बार कि 18 ऑप्शन में था, 20 ऑप्शन में था, 22 था, तो ऐसे 18 इसका आंसर होगा। अब इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। इन 18 पोषक तत्व हैं जो ये जो 18 पोषक तत्व हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है साहब, वो देखते हैं अपन। तो इन 18 पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया। 18 पोषक तत्वों को 3 भागों में। ठीक साहब, अब अपन 3 भाग समझते हैं इसके कौन कौन से हैं। जो पहला भाग है 18 पोषक तत्वों का, उसको कहते हैं प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, एक हो गया प्राथमिक, एक होता है सेकेंडरी, द्वितीयक पोषक तत्व। ओके, और एक होता है सूक्ष्म, माइक्रो, माइक्रो पोषक तत्व। ठीक है, माइक्रो जो पोषक तत्व को क्या जो कहेंगे इंग्लिश में, मतलब आप तो इतना तो जानते ही होंगे कि जो चीज़ें वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छी हैं उसी को कहते हैं साहब। ठीक है, तो देखो इसको आप ट्रिक से याद कर लो। ट्रिक से याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो 18 तो रट नहीं पाओगे। और पेपर में कई बार पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीय है, कौन सा माइक्रो है, कौन सा सूक्ष्म है, मतलब। तो ये सब चीज़ें ट्रिक से कर लो। तो एक की तो आप प्राथमिक वाले की हो गई हुक नाप के। हुक होता है, हुक। हुक जैसे अपन लोग जब वो देने जाते हैं पेंट वेंट का नाप टेलर को, तो कहते हैं हुक लगा देना साहब, हुक लगा देना। तो हुक नाप के, हुक, हुक को HOC बोलो, नाप के को NP के, हुक नाप के। तो हुक नाप के की फुल फॉर्म देख लो, देखो साहब, H से हो जाएगा हाइड्रोजन, H से हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, H से हो गया हाइड्रोजन, यहाँ H और लिख दूँ ना, भूल जाओगे। H से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। O से हो जाएगा ऑक्सीजन। हुक नाप के से याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा। H से हो जाएगा हाइड्रोजन, O से हो जाएगा ऑक्सीजन, और देखो के हुक C है ना ये, अब देखो C से हो जाएगा कार्बन, कार्बन। ओके, कार्बन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हुक नाप के N से हो जाएगा नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ओके, और अब देखो N के बाद P आ गया, तो P से हो जाएगा आपका, P से आपका हो जाएगा पोटेश, पोटास कहते हैं ना, पोटेशियम, मतलब पोटास, पोटेशियम नहीं, पोटास, पोटास हो गया आपका। ऐसे आप याद कर लो। ठीक साहब, सॉरी, P से तो कहाँ होता है पोटास? P से तो फॉस्फोरस होता है, P से फॉस्फोरस होता है, गलती से बोल गया मैं। P से होता है फॉस्फोरस, K से होता है पोटेशियम। ऐसे आपको याद हो गया साहब। ओके, K से हो जाएगा आपका पोटेशियम। ठीक है, तो आपने ये हुक नाप के से याद कर लिया। हुक नाप के H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, और K से होता है पोटेशियम। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो K का मतलब पोटेशियम या पोटास होता है साहब। ठीक है, क्लियर हो गया। प्राथमिक पोषक तत्व तो आपको याद हो गए। टोटल 18 थे, तो ये 6 आपको याद हो गए। 1 2 3 4 6 हो गए कि नहीं हो गए? अब आप देखो द्वितीयक वाले, द्वितीयक पोषक तत्व तो देखो आप, सेकेंडरी बस आपको 3 ही है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। ठीक है, 3 ही है बस ये। एक है आपका मैग्नीशियम, एक है कैल्शियम, एक है सल्फर। मैग्नीशियम,
कैल्शियम और सल्फर। ये आपके 3 हो गए आपके सेकेंडरी। तो बस आपको जो इतने ही याद करने हैं, बचे जितने भी बच गए वो सूक्ष्म हो गए, माइक्रो हो गए, तो याद ही करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री एकदम। क्योंकि कई सारे पोषक तत्व तो आप याद नहीं कर पाओगे ना। तो हुक नाप के तो प्राथमिक हो गया, ये 3 ही हो गए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये 3 आपके हो गए द्वितीयक। अब बचे कुछ सारे सूक्ष्म हो गए, वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी याद नहीं किए थे, क्योंकि बस ये 3 याद, ये वाले याद कर लिए मैंने, प्राथमिक और द्वितीयक। बचे कुछ ये हुए। और कब IAS में क्वेश्चन भी आया था एक बारी कि माइक्रो बताओ कौन से इसमें से माइक्रो हैं। तो माइक्रो मैंने ये सारे छांट दिए सारे, ये तो माइक्रो नहीं है, बच गए ये सारे हो गए। फिर भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपके कलेजे में ठंडक पड़ी रहे। एक होता है मैग्नीज, ठीक साहब, एक होता है बोरोन, एक होता है आयरन, एक हो गया तांबा, ये सारे माइक्रो वाले हैं, सूक्ष्म तत्व हैं। एक हो गया जिंक, ओके। एक हो गया मोलिब्लेडेनम, मोलिब्लेडेनम। एक हो गया कोबाल्ट, एक हो गया क्लोरीन, और एक हो गया आपका आखिरी हो गया सोडियम। ठीक साहब। अब ये कुल मिलाकर 18 हो गए, 18। 6 देखो ये हो गए, 3 हो गए, 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मैंने बताया था 18 पोषक तत्व होते हैं। इन्हें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लो, हुक नाप के और मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, काम खत्म हो गया। 18 पोषक तत्व आपके हो गए। अब देखो साहब, अगर कोई मिट्टी है, मान लो जैसे कोई मिट्टी है, मिट्टी में अगर मान लो नाइट्रोजन की कमी है, मान लो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, तो क्या करते हैं पौधों को तो ग्रो करनी है भैया, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे ना हो। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी रहेगी ना, तो वहाँ के पौधे जो होंगे वो कीटभक्षी हो जाएंगे, मतलब कीड़े मकोड़े खाने लगेंगे। कीटभक्षी पौधे हो जाते हैं अगर मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाए। ठीक है साहब, तो ये भी बात अपन समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। मिट्टी में लिख लो, जिस मिट्टी में मिट्टी होती है, वतन की मिट्टी आई है, तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है उसे कीटभक्षी पौधे कहते हैं। कीटभक्षी पौधे कहते हैं, मतलब कहते क्या है, वहाँ कीटभक्षी पौधे मतलब होते हैं एक तरीके से, मतलब मिट्टी को थोड़े कीटभक्षी कहते हैं, वहाँ कीटभक्षी पौधे होते हैं, ऐसे लिख लो, वहाँ कीटभक्षी पौधे होते हैं। उस मिट्टी में कीटभक्षी पौधे हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन तो है नहीं है, तो कीटभक्षी पौधे हो जाएंगे। ऐसे इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एक पौधे का नाम है ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। ऐसे एक पौधे का नाम है घटपरड़ी, ये भी एक कीटभक्षी पौधा है। ऐसे एक पौधे का नाम है विनस, ये भी कीटभक्षी पौधा है। और ऐसे ही एक फ्लाई ट्रैप, ये भी एक कीटभक्षी पौधा है। और ऐसे ही एक पौधा और होता है, पिचर नाम होता है, पिचर। तो ये कीटभक्षी पौधे हैं, कई सारे और भी होते हैं, मतलब इतना तो सिर्फ एग्जाम्पल दे दिए। तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी रहेगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, वहाँ पर कीटभक्षी पौधे उगने लगेंगे, जैसे ड्रोसेरा, जैसे घटपरड़ी, जैसे विनस, जैसे फ्लाई ट्रैप, पिचर। ठीक साहब, घटपरड़ी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में शायद घटपरड़ी को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे क्या कहते हैं, मतलब मैंने पढ़ा है लेकिन अभी एकदम स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से। तो वो घटपरड़ी हिंदी में कहते हैं साहब। ठीक है, जैसे भैया, जैसे कोई लड़की है साहब, मान के चलो, देखो बढ़िया एग्जाम्पल दूँ, और लड़की को कोई लड़का प्यार ठीक से नहीं कर रहा है, उसका ध्यान नहीं रख रहा, उसका केयर नहीं कर रहा, तो वो खून बख्शी हो जाती है कि नहीं हो जाती लड़की है भाई। वो उस लड़के का, अगर वो लड़का उसका ध्यान नहीं रखेगा तो वो लड़की रक्त बख्शी बन जाएगी उस लड़के के लिए, है। बेटा, जैसे तुम हमारा ध्यान नहीं रखोगे तो इतना
कलेश मचा देगी आपकी ज़िंदगी में। कहाँ जा रहे हो, किन से मिल रहे हो, कैसे कर रहे हो, फ़ोन दिखाओ, कहाँ पाएँ टाएँ लाएँ, वो धुआं मचा देगी आपकी ज़िंदगी में। ऐसे ही होता है ये पौधों का सिस्टम कि अगर मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है तो बेटा कीड़े मकोड़े खाने लगेंगे वो। ऐसी लड़की के प्रति अगर आपके प्रति प्यार की कमी है तो वो रक्त बख्शी बन जाएगी तुम्हारे लिए। समझ रहे हो। इसलिए कृपया अपनी अपनी महबूबाओं का पूरा ध्यान रखें। कृपया ध्यान दें, किसी भी महिला के साथ अगर आप कमिटेड हैं, महिला कह दी बुरी लग गई ना, किसी भी क्यूट बेबी गर्ल के साथ यदि आप कनेक्टेड हैं, आप कमिटेड हैं, तो उसकी सभी चीज़ों का विशेष ध्यान दें। उसके खाने का, उसके पीने का, उसकी ड्रेसिंग सेंस का, उसकी मेकअप का, उसके कॉस्मेटिक्स का विशेष रूप से उसकी तारीफ़ करती रहें। वो चाहे कैसी भी लग रही हो, लेकिन आपको यही बोलना है कि बाबू तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है बाबू। तो ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए प्यारी प्यारी उसकी झूठी तारीफ़ें भी कर सकते हो, ताकि आपकी ज़िंदगी में रक्त बख्शी लड़की का नया जन्म ना हो पाए। ठीक साहब। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपन ने कल जलोढ़ मिट्टी पढ़ ली थी, अब आज उससे अपन आगे की मिट्टी पढ़ेंगे, और वो मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल पीली मिट्टी कहते हैं। वैसे लाल मिट्टी एक तरीके से कहा जाता है, लाल मिट्टी कह लो। ठीक साहब। रेड येलो सॉइल, वैसे लाल मिट्टी इसको नॉर्मली कहते हैं, लेकिन लाल पीली नाम भी चलता है साहब। रेड येलो सॉइल, ओके। वैसे लाल मिट्टी भी इसको बहुत तरीके से कहा जाता है। ये भारत की दूसरी प्रमुख मिट्टी है। सबसे प्रमुख मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी हो गई, सबसे प्रमुख तो जलोढ़ मिट्टी है, कल समझाया था। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है सेकंड नंबर पर, तो ये जलोढ़ मिट्टी है, ओके। तो ये है भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। सबसे प्रमुख मिट्टी है साहब। मिट्टी बहुत अच्छा वर्ड लगता है ना, है मिट्टी है साहब, वतन की मिट्टी आई है, ओके। तो आपने ये समझ लिया कि ये भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। अब देखो ये पाई तो कई जगह जाती है साहब, ऐसा तो है कि ऐसा नहीं है कि इस कई जगह नहीं पाई जाती होगी, लेकिन इसका जो स्पेशली विकास हुआ है इस मिट्टी का, तो आपने ये दक्कन का पठार सुना होगा। दक्कन का पठार जो है इंडिया में, उसके पूर्वी हिस्सों में, उसके पूर्वी भाग में, ये आपका पूर्वी भाग हो गया यहाँ पर, और थोड़ा साउथ में यहाँ ज़्यादा इसका विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। रवेदार आग्नेय चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं, और ये जो मिट्टी है वो वहाँ पर ज़्यादा मिलती है जहाँ पर रवेदार आग्नेय चट्टानें होती है, और जहाँ दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में ये मिट्टी ज़्यादा है, और यहाँ पर थोड़ा वर्षा भी कम होती है। तो जहाँ पानी कम बरसता है इस हिस्सों में, वहाँ पर लाल पीली मिट्टी रेड येलो सॉइल ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा इसका विकास हुआ है। तो ये कथा भी अपन लिख लेते हैं साहब। लिखिए, इसका विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में, ठीक है। कम वर्षा वाले, मैंने बताया ना वर्षा कम होती है, तो कम वर्षा वाले, गलत लिख गया, कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है। लिखते जाओ, कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है। अब ये थोड़ा साफ कर दें। मैंने बताया था वहाँ पर हुआ है जहाँ पर रवेदार आग्नेय चट्टानें हैं, रवेदार। ठीक साहब। तो उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ पर, लिखते जाओ, जहाँ पर रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। समझ गए बाबू तुम समझ गए? बाबू समझ गया है, बाबू हंस रहा है, बाबू हंसा तो फंसा। साहब समझ गए। कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर रवेदार आग्नेय चट्टानें हों, और दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में।
ये भी आपने अच्छे से समझ लिया। किस मिट्टी की बात हो रही है? लाल और पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। अब देखो साहब, दक्कन के पठार को आप प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, ये सब जानते हैं, सभी लोगों को पता है ये बात। तो इंडिया का जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार है, इसी मिट्टी में ये ज़्यादा है, इसलिए इसको मंडलीय पठार भी वो मंडलीय मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निक नेम है मंडलीय मिट्टी, मंडलीय मृदा। ठीक है साहब, ओके। तो लिख लो, प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास होने के कारण, मिट्टी का विकास होने के कारण इसे मंडलीय मृदा भी कहते हैं। मंडलीय मृदा भी कहते हैं। तो अगर निकनेम पूछा जाए इसका तो क्या हो जाएगा? मंडलीय मृदा। किसका निकनेम है ये साहब? भूल मत जाना, पता चला ओरिजिनल नेम ही भूल जाओ, निकनेम ही याद रहे। इसके रेड येलो सॉइल का निकनेम क्या हो गया? मंडलीय मृदा। ओके साहब, ये भी आपने समझ लिया। अब देखो और इसके बारे में, और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है लाइफ में? कोई टेंशन मत लेना, अब तो धुआं मचाने वाला है, धुआं मचा देंगे ज़िंदगी में, तैयारी कर करके धुआं मचा देंगे भैया। धुआं शरीर के चारों हिस्सों से धुआं निकाल देंगे, अपने नहीं दुश्मनों के। हमारे का धुआं निकलेगा? जितने अपने दुश्मन लोग हैं, आपके हैं या जो ऐसे आपके रिश्तेदार हैं जो आपके ऊपर कमेंट करते हैं, या आपके जानने वाले कुछ लोग हैं जो आपके दिखते तो आपके अपने हैं लेकिन आपके अपने नहीं हैं, वो ऐसे लोगों का धुआं निकालने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ऐसी तैयारी करेंगे कि सिलेक्शन पे सिलेक्शन लाइन से होगा साहब, लाइन लगा देंगे साहब। है फिर तुम एक डायलॉग मारना अपने दुश्मनों से, डायलॉग मारना, कहना छेदी सिंह इतनी सफलता लेके आएंगे छेदी सिंह कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और पुई कहाँ से करें। समझ रहा? आज धुआं मचा देंगे, धुआं ज़िंदगी में। आज भाई साहब है, हुड़ दबंग की तरह जीना अपनी ज़िंदगी में फिर। ठीक साहब, आगे देखते हैं। अब देखो, इसका जो लाल मिट्टी नाम है वो काइको है। लाल मिट्टी क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि मिट्टी का कलर लाल है। मिट्टी का कलर लाल क्यों है? क्योंकि मिट्टी में एक स्पेशल केमिकल पाया जाता है, उसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इस मिट्टी का रंग लाल हो गया है। फेरिक को हिंदी में कहा जाता है लोहा। कहा जाता है, इसका मतलब इसमें लोहे के तत्व ज़्यादा होते हैं, फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा है, इसलिए इस मिट्टी का कलर लाल हो गया है। ठीक साहब, तो लिख लो। ओके, लिखो लोहे के ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख लो फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। तभी तो लाल मिट्टी कहते हैं इसको। है बढ़िया कि गुलाबी नहीं होता, नहीं गुलाबी होता तो मिट्टियाँ, अगर मान लो इस मिट्टी का कलर गुलाबी होता, कैसा होता? गुलाबी, तो लड़कियों की ये फेवरेट मिट्टी हो जाती। फिर लड़की कहती है अपने बाबू से, बाबू हाँ मुझे बस इसी मिट्टी में पलना है, मुझे नहीं पलना किसी जलोढ़ मिट्टी में, मेरी जितनी फसल उगेगी इसी मिट्टी में उगेगी। मैं नहीं जानती, मैंने कह दिया मैं नहीं जानती बाबू, मुझे गुलाबी मिट्टी में ही रहना है, पिंक, ये पिंक इज़ माई फेवरेट यार। हाँ ऐसी लड़कियां बोलती साहब। फिर लड़का कहता कि बाबू मिट्टी तो गुलाबी नहीं है लेकिन तुम्हारी आंखें गुलाबी हैं। अरे भाई साहब, लड़की बस वही मिट्टी भूल जाती। फिर ने तारीफ़ कर दो उस लड़कियों की, आए हाय तुम्हारी आंखें गुलाबी हैं बाबू। बाबू उड़ गई आसमान में। ठीक, बाबू भूल गई सब कुछ। फिर लड़का तो गाना चला देता है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी संभलना मुश्किल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। पहले
टूट गया न न न न न न न न न। मुझे पूरा याद नहीं है गाना भाई साहब। लड़की पागल एकदम। मिट्टी हटाओ बाबू, तुम आओ, आंखों में आओ तुम मेरी। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। भाई साहब लड़कियों को अगर थोड़ा सा भी तारीफ कर दो उनकी, ओ माई गॉड आई एम सो प्रिटी। तो ये आपने मिट्टी का रंग गुलाबी, वो सॉरी गुलाबी नहीं लाल देख लिया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें लोहे के ऑक्साइड तो ज़्यादा होती हैं, और क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, तो इसमें लोहा ज़्यादा पाया जाता है, बाकी चीज़ों की कमी रहती है। तो किन किन चीज़ों की कमी रहती है? वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस, इन सब की कमी पाई जाती है। तो ये भी लिख लो। इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, पोटास या पोटेशियम एक ही बात होती है, ठीक है। पोटास और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है साहब, कमी होती है। ओके। और ये मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है, एसिडिक होती है ये मिट्टी। ओके, तो ये भी लिख लो, ये मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। ये मिट्टी अम्लीय प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति की होती है। ये भी आपने समझ लिया पूरा लाल मिट्टी के बारे में। क्लियर है साहब? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आपको समझ में? अभी तक दिक्कत आ रही है? इस तरीके से दोस्तों आपने ये पूरा का पूरा लाल मिट्टी को समझ लिया साहब, लाल मिट्टी। ठीक है। अब लाल मिट्टी दोस्तों दो तरह की होती है, एक होती है महीन, एक होती है थोड़ी सी मोटी। जैसे लाल मिट्टी जो होगी, लाल मिट्टी है जो लाल पीली मिट्टी जो है, एक तो होती है महीन कण वाली, महीन कण वाली जिसके छोटे छोटे पतले पतले कण होते हैं। एक होती है मोटे कण वाली, मोटे कण वाली। ये दो तरह की होती है। तो जो महीन होती है वो उपजाऊ होती है, और मोटी होती है वो अनुपजाऊ होती है। ठीक साहब? तो ये उर्वर हो गई, उर्वर। उर्वर का मतलब उपजाऊ, उपजाऊ ज़्यादा। ठीक साहब, ज़्यादा उपजाऊ है। और जो मोटे कण वाली है ये अनुर्वर हो गई। अनुर्वर समझते हो? कम उपजाऊ, जो उपजाऊ नहीं है। तो उपजाऊ नहीं है या बहुत कम है, ना के बराबर है। ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। पूरा का पूरा आपने ये लाल पीली मिट्टी समझी। लाल पीली मिट्टी में फिर देखो रिवाइज करो क्या क्या समझा, कि भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आई, कम वर्षा वाले ऐसे स्थानों में जहाँ पर रवेदार आग्नेय चट्टानें होती हैं। प्रायद्वीपीय पठार में ज़्यादातर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम मंडलीय मृदा भी हो गया। ठीक है। इसमें लाल रंग होता है क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं जिन्हें फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। और ये मिट्टी कैसी प्रकृति की है? अम्लीय प्रकृति की है। लाल मिट्टी को दो हिस्सों में बांटा, महीन कण और मोटे कण। महीन कण वाली उर्वर और जो मोटे कण वाली अनुर्वर हो गई। यानी महीन कण वाली कम उपजाऊ, वो सॉरी ज़्यादा उपजाऊ, मोटे कण वाली कम उपजाऊ होती है। ये भी आपने समझ लिया साहब। ओके, आगे देखते हैं। अगली मिट्टी है, उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुड़, काली या रेगुड़ मिट्टी, निकनेम दे रखे हैं अपने अपने। काली या रेगुड़ मिट्टी, इसको कहते हैं ब्लैक सॉयल या रेगुड़ सॉयल। सॉली लिख गो ना जी, तो अरे दैया गंत लिख गो रे, ब्लैक ऑब्लिक रेगुड़, रेगुड़ सॉयल। ये आपने समझा साहब। ओके, तो ये जो काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी है, ये कहाँ से निकलती है साहब? तो देखो, ये जो मिट्टी निकलती है, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें, इनमें जो दरार पड़ती है, दरार, तो दरार के कारण ये मिट्टी निकलती रहती है। और बेसाल्ट जो चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानें, उनसे ज़्यादा ये निकलती है साहब। ठीक है। और ये सब बेसाल्ट चट्टानें वगैरह कहाँ पाई जाती हैं? दक्कन के पठार में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो दक्कन के पठार के आसपास इनका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। बेसाल्ट चट्टानों में जब विखंडन होता है तो दरार के कारण इस मिट्टी का विकास हो जाता है। ओके, और ये भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है। अभी आपने दो मिट्टियाँ देख ली, पहली देख ली जलोढ़ मिट्टी, दूसरी देख ली आपने लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, तीसरी आ गई आपकी काली या रेगुड़ मिट्टी। ओके,
तो अपन अपना लिख लेते हैं ये कहानी साहब। क्या क्या लिखते हैं सुनो। क्या लिखा अभी, कैसे समझा अपन ने कि ये दरार से निकलती है। ठीक है, तो लिखो इस मृदा का निर्माण, इस मृदा का निर्माण, इस मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से। दरार, दरार होता है ना, दरारी उद्भेदन। उद्भेदन का मतलब होता है निकलना। यहाँ दरार में कुछ, उद्भेदन का मतलब होता है कोई टक्करें हो रही हैं उससे। ठीक है, तो दरारी उद्भेदन से बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से निकले लावा पदार्थों से होता है। समझ गए, लावा पदार्थों से होता है। अभी यही तो समझाया था, फिर समझाऊँ? खोपड़ी में नहीं घुसा, दोबारा घुसवा दूंगा। लाभ सब घुसवा देता हूँ अभी एक ही बार में। जैसे मान लो ये कोई, ये चट्टान है, बेसाल चट्टान है, इनमें कुछ टाएँ टाएँ काएँ काएँ चल रही है, आपस में लड़ती मरती रहती हैं, तो एक दूसरे टक्कर होती रहती है, खोपड़ी एक दूसरे मारती रहती हैं। जब खोपड़ी एक दूसरे मारेंगी तो टाएँ टाएँ की आवाज़ होगी, तो ये दरार बन जाएगी। और दरार के कारण जब टक्कर होगी तो कुछ ना कुछ निकलेगा लावा जैसा। भाई अगर दो चट्टानें आपस में टकरा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, मतलब टूट के गिरेंगी ना कुछ चीज़ें। तो लावा जो टूट टूट के गिरता है, उसी मिट्टी से धीरे धीरे इस काली या रेगुड़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। समझ गए, समझ गए, समझ गए बाबू? आधे बच जाओ, आधे बच जाओ। आगे बढ़ जाइए साहब। अब आगे क्या बढ़ेंगे? ये भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है। यह भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है, तीसरी, थर्ड, तीसरी प्रमुख मिट्टी है। यह भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है साहब, ये भी आपने समझ लिया। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये दक्कन के पठार में ज़्यादा होता है, तो इसका सर्वाधिक विकास, लिख लो साहब, इसका सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास दक्कन ट्रैप, दक्कन पठार कहते हैं ना, दक्कन पठार, दक्कन, दक्कन ट्रैप के, जैसे दक्कन पठार ये हो गया, तो इसके ये उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादा है, इधर महाराष्ट्र की तरफ। ठीक है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी में अभी कौन सी मैंने बताई थी, ये पूर्वी दक्षिणी में कौन सी है, इस वाले हिस्से में लाल मिट्टी है। अभी बताया था पिछली वीडियो, इसी ये बताया ना। देखो इधर भूल जाते हो तुम, अरे कैसे कैसे काम चलेगा, तुम तो भूल गए, तुम तो भूल गए बाबू। देखो पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कौन सी है, लाल मिट्टी। याद आ गई? अरे बाबू कैसे काम चलेगा बाबू, आओ आओ, चलो तुम्हें याद दिलाते हैं, आओ आओ आओ, हवेली पे आओ। तो ये सर्वाधिक विकास इस वाली का, किसका, काली वाली का कहाँ पर है? पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में। ठीक है, पूर्वी और दक्षिणी में किसका है? लाल मिट्टी का। उत्तर पश्चिमी किसका हो गया? नॉर्थ वेस्ट में हो गया काली मिट्टी का। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक विकास दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा एरिया पड़ता है महाराष्ट्र का, तो ब्रैकेट में लिख लो महाराष्ट्र। राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसका सर्वाधिक विकास दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी भाग, ब्रैकेट में लिख लो, महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है साहब, ये आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। ओके, इसके अलावा भी देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ है, ऐसे तो बहुत भारत के बड़े बड़े कई हिस्सों में ये मिट्टी है। तो सारे हिस्से लिखवा देंगे तो पूरा इंडिया लिख जाएगा। सबसे ज़्यादा लिखवा दिया कि ये दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा विकास है, फिर तो ये हर एक जगह पाई जाती है। और ये काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत फेमस होती है, इसलिए इसको काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली कपास की मिट्टी। तो ये कपास की खेती है जो होती है, उसमें ये यूज़ होती है, बहुत अच्छे से यूज़ होती है वाली मिट्टी, इसके लिए इसको काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी तो नाम है ही, काली कपास की मिट्टी भी कह देते हैं साहब। और यूपी जो है अपना उत्तर प्रदेश, इसमें इस मिट्टी का एक अलग नाम है यूपी में, और यूपी में इस मिट्टी को करेल कहते हैं, करेल। करेला होता है ना, करेला, उसमें ला नहीं है, बस ला है, करेल। ओके, तो ये भी लिख लेते हैं साहब कि कपास की खेती, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी, सर्वाधिक उपयोगी होने के कारण
सर्वाधिक उपयोगी होने के कारण इसे काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। समझ रहे हो ना? समझते चलो, बस समझ जाओगे तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये भी आपने समझ लिया। ओके। उत्तर प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? करेल। तो वो भी लिख लो। यूपी में इस मिट्टी को इसे करेल के नाम से जाना जाता है। करेल के नाम से जाना जाता है। भाई यूपी के रहने वाले हैं, यूपी का पेपर देना तो यूपी का पता होना चाहिए। तो यूपी में इसे करेल के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को साहब। और रेगुड़ मिट्टी तो कहते ही हैं इसको, ये तो मैंने बताया ही है। तो काली मिट्टी हो चाहे रेगुड़ मिट्टी हो, एक ही बात है। करेल हो या फिर काली कपास की मिट्टी हो, सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं। ओके। और देखो साहब, एक चीज़ इस काली मिट्टी की खासियत ये होती है कि जैसे ही गीली होगी ये, गीली जैसे ही इस मिट्टी में जैसे पानी वानी डालेंगे तो गीली हो जाएगी। गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है। भाई गीली हो जाएगी तो चिपचिपी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चिपचिपी हो जाएगी साहब। और कुछ देर बाद फिर ये जब पानी इसका सूख जाएगा तो ये ड्राई हो जाएगी। भाई पहले कोई गीली पानी डाला तो गीली होगी, चिपचिपी होगी, थोड़ी देर बाद ये ड्राई होगी। ड्राई का मतलब सूख गई, शुष्क हो गई। तो जैसे ही ये मिट्टी शुष्क हो जाती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरार पड़ने लगती है मिट्टी में। ड्राई होने के बाद ये मिट्टी टूटने सी लगती है, दरारें पड़ने लगेंगी इस मिट्टी में। और जैसे ही दरार पड़ेंगी तो ये अपने आप मिट्टी फसल के लिए जुताई करना शुरू कर देती है। जो कहते हैं ना जोतना, फसल जोतना, तो ये अपने आप जुताई कर देगी। इसलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली यानी ऑटोमेटिकली जुताई करना शुरू कर दी। इसमें कुछ भी अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। तो समझ गए? इसलिए साहब लिख लो, कुछ कहानी है, कुछ फैक्ट है, वो याद लिख लेते हैं कि काली मिट्टी लिखो साहब। काली मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। यही तो बताया अभी आपको। जो मैं बताता हूँ समझा देता हूँ पहले, फिर मैं लिखवा देता हूँ। इससे आपको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज भी हो जाता होगा। गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। कुछ देर बाद, पहले तो चिपचिपी हो गई, कुछ देर बाद फिर और लिख लो ना, फिर कुछ देर बाद लिखो, फिर कुछ देर बाद शुष्क होने पर, शुष्क मतलब ड्राई, सूख गई, शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ जाती हैं। अब जब ये दरार पड़ जाती हैं तो ये अपने आप जुताई करने लगती है। ठीक है। जिससे इसकी स्वतः जुताई हो जाती है। स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली, स्वतः जुताई हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। स्वतः जुताई, ठीक से लिखते हैं, कैसा घटिया सा लिखे, स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने समझ लिया साहब। अब देखो, इसका मतलब ये है कि कितना भी ये गीली हो जाए, कितना भी पानी पी ले, लेकिन कुछ देर में ये सूख लेती है वो सारा पानी, तभी तो ड्राई होगी। अगर ये बहुत जल्दी पानी सूखती नहीं तो ड्राई नहीं हो पाती, है कि नहीं? जैसे आप एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, फोम होता है, उसमें कितना भी पानी डाल लो थोड़ी देर में पानी सोख लेता है। इसका मतलब है कि वो जल ग्रहण जो क्षमता है,
जो जल ग्रहण क्षमता है वो ज़्यादा है इस मिट्टी की, तभी तो पानी कितना भी डाल लो, कितनी भी डाल दो गीली होती जाएगी, लेकिन थोड़ी देर में अपने आप सूखती चली जाएगी। यानी पानी कितना भी डाल दो पीते चले जाएंगे, पीते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ओके साहब, तो जब जल ग्रहण क्षमता ज़्यादा हो गई, भाई जल ग्रहण क्षमता तो इसकी ज़्यादा है, तभी तो चुप चुप गीली होने के बाद अपने आप सूख जाती है। तो क्या होगा, जब ये पानी अपने अंदर सोख के रख लेती है बहुत सारा, तो इसके लिए सिंचाई करोगे जब, तो जब इसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी बहुत है तो सिंचाई के टाइम पानी की कम आवश्यकता होगी, क्योंकि इसने तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर पानी बहुत समा रखा है। समझ रहे हो? तो जब पानी समा रखा है तो इसके लिए सिंचाई की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ऊँट होता है, ऊँट ऊँट के कूबड़ होता है, कूबड़ आपने देखा होगा, उसी में वो अपना खाना संभाल लेता है, तभी तो वो रेगिस्तान में बिना खाने के बिना पानी के काफ़ी टाइम तक रह लेता है, क्योंकि उस कूबड़ में वो कई सारा पानी यानी जल समा के रखता है अपने अंदर। ऐसे ही ये मिट्टी है, इसके अंदर कई सारी मतलब बहुत सारा जल ग्रहण रहता है, जल ग्रहण क्षमता ज़्यादा है, इसलिए इसको बहुत दिनों तक सिंचाई नहीं भी करोगे, बहुत दिनों तक इसमें पानी वानी नहीं भी डालोगे, तब भी इस मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है साहब, तो ये स्टेटमेंट भी अपन लिख लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट स्टेटस है, स्टेटमेंट है, आ जाते हैं पेपर में साहब। तो लिख लो भैया मेरे, हैं भैया मेरे और उनकी प्यारी बहनों, सही है, लिख लो मेरे। लिखो, इस मृदा काली मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अत्यधिक होती है। जल ग्रहण क्षमता अत्यधिक होती है, जिसके कारण सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है ना, सिंचाई की कम आवश्यकता होती है ना, ऐसे लिख लो, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता पड़ती है। ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से। ओके साहब, अब देखो ये मिट्टी काली मिट्टी है, कैसी है, काली। तो काली मिट्टी है, इसका मतलब इसका जो रंग होगा वो काला होगा, ब्लैक होगा साहब। तो कुछ तो इसमें ऐसा पाया जाता होगा जिस वजह से इस मिट्टी का रंग काला है, तो उसको कहते हैं टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट लिख लें साहब, लिखो, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। समझ गए? टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला हो गया, जबकि लाल मिट्टी का लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है, ये लिखवाया देखो मैंने, लाल मिट्टी का लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। फेरिक ऑक्साइड की वजह से लाल रंग होता है लाल मिट्टी का। और टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। ओके, ये समझ गए? अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं पाई जाती। ओके, ज़्यादा कौन सी हैं, कम कौन सी हैं, नाइट्रोजन कितनी ज़्यादा है, कम है, तो वो भी अपन समझ लो। तो साहब इसमें नाइट्रोजन, देखो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट तो खूब सारा पाया जा रहा है, लेकिन क्या क्या नहीं पाया जा रहा, तो देखो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैव तत्वों की मात्रा कम होती है। और जैव तत्व होते हैं जो बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं, जैव तत्वों की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो इंडिया में हर एक मिट्टी में है ही नहीं, किसी मिट्टी में नहीं है। तो जैव तत्वों नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है, जबकि इसमें ये मिट्टी ऐसी है कि इसमें थोड़े बहुत तत्व ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो कौन कौन से? जबकि इसमें पोटास, एल्यूमिनियम पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट।
देखो ये जो टिटनी फेरस मैग्नेटाइट है, ये फेरस वर्ड आ गया, इसका मतलब लोहा हो गया। इसका मतलब लोहा तो इसमें पाया ही जाता है, तो ये भी याद रखना, नहीं तुम कहो कि लोहा का तो लिखवाया ही नहीं था, लोहा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। टिटनी फेरस मैग्नेटाइट का मतलब ये लोहा ही तो है, तो चाहो तो यहाँ लिख लो लोहा। ठीक साहब, लोहा भी लिख लो। ठीक है, तो जबकि पोटास, लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनाइट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। समझ गए? पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ये आपने काली मिट्टी को भी समझ लिया बहुत अच्छे से कि इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। तो टिटनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग तो काला हो गया साहब, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्वों की मात्रा तो कम है, लेकिन पोटास, लोहा और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सब की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है साहब। ओके, इस तरीके से आपने ये काली मिट्टी भी पूरी समझ ली। अब जो आगे की मिट्टियाँ हैं वो अपन कल समझाएंगे, अभी इसका रिवीजन करते हैं। और कमेंट बॉक्स में फ़िलहाल एक आंसर बताओ। आप बताओ, येलामाला पहाड़ियाँ, येलामाला पहाड़ियाँ किन पहाड़ियों को कहा जाता है? येलामाला पहाड़ियाँ किन पहाड़ियों को कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। चलो अब रिवीजन करते हैं अपन फटाक से। आज अपन ने काफ़ी सारी मिट्टियाँ देख भी ली, अपन ने ये तत्व भी देख लिए थे कई सारे, कि जब पौधों की वृद्धि करनी हो तो 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है साहब। और इन 18 पोषक तत्वों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्राथमिक में प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो। प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म। तो हुक लगाया नाप के, तो हुक लगाया नाप के प्राथमिक हो गया। H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K से पोटेशियम। सेकेंडरी में 3 थे बस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, बाकी बचे कुछ सारे, ये कथा जितनी भी है ये माइक्रो हो गई। बस ये आपको ये हुक नाप के और मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर याद रखना है, और कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी वहाँ के पौधे कीटभक्षी हो जाएंगे, जैसे ड्रोसेरा, घटपर्डी, विनस, फ्लाईट्रेप और पिचर। ये एग्जाम्पल कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा है या नहीं है, तो ये याद होने चाहिए। ड्रोसेरा, घटपर्डी, विनस, फ्लाईट्रेप और पिचर। लाल पीली मिट्टी में अपन ने देखा कि भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। इसका विकास दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में हुआ है। ये कम वर्षा वाले स्थानों में ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पर रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के जो अधिकांश क्षेत्र हैं वहाँ पर ये मिट्टी हुई है, इसलिए इसे मंडलीय मिट्टी भी कहते हैं। मंडलीय मिट्टी। लाल रंग होता है इसका इसलिए क्योंकि इसमें लोहे का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसका लाल मिट्टी का कलर लाल हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास और ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए ये मिट्टी अम्लीय होती है। ठीक है साहब। लाल मिट्टी 2 तरह की, एक महीन कण वाली, एक मोटे कण वाली। महीन वाली उपजाऊ ज़्यादा है, जबकि मोटी वाली उपजाऊ कम है। काली मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी अपन ने देखा। इस मिट्टी में चट्टान वट्टान टकराती हैं, दरारी उद्भेदन होता है, बेसाल चट्टानों के विघटन से लावा पदार्थ निकलता है, इसलिए इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है काली मिट्टी का। ये भारत की तीसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। सबसे ज़्यादा विकास इसका दक्कन ट्रैप में हुआ है, वो भी उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्कन ट्रैप के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। ज़्यादातर इसका डेवलपमेंट महाराष्ट्र में है। कपास की खेती यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए इसको काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका नाम करेल है, करेल। काली मिट्टी गीली पहले होगी, पानी डाल दोगे फिर चिपचिपी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद सूख जाएगी तो ड्राई हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, फिर इसमें दरारें पड़ जाएंगी। दरारें पड़ जाएंगी इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली अपनी जुताई करेगी, स्वतः जुताई करेगी, और इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। किससे? काली मिट्टी को। फिर इसमें जब ये बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती है, इसीलिए तो इसको समझते हैं कि जल ग्रहण क्षमता इसकी ज़्यादा है, और इसलिए इसको में सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है। काला रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें टिटनी फेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। टिटनी फेरस मैग्नेटाइट लोहे का एक वो ऑक्साइड है, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, तो ये पाया जाता है, इसमें काला रंग हो जाता है टिटनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैव तत्वों की मात्रा कम होती है, जबकि पोटास, लोहा और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सब ज़्यादा होते हैं। याद रखो पोटास इसमें ज़्यादा होता है, जबकि अभी तक हमने जितनी मिट्टी पढ़ी उसमें पोटास की मात्रा में कमी थी, लेकिन इसमें ये काली मिट्टी एक इकलौती ऐसी मिट्टी निकली अभी तक जिसमें पोटास पाया जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि येलामाला पहाड़ियाँ किस पहाड़ियों को कहा जाता है। उम्मीद आपको ये मिट्टी विट्टी आपके यहाँ बहुत
अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाएँ, आप कर पाओ। ओके, स्माइल के साथ शुक्रिया।